हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। चलिए अपना क्लीनिंग मोड ऑन कर लीजिए क्योंकि आज हम काम की बात करेंगे। काम कोई भी हो, मुश्किल वो तब तक लगता है जब तक हम ये नहीं जानते कि उसको करना कैसे है। हर रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने का एक ही रास्ता है और वो है प्लानिंग। विद प्लानिंग नॉन इंटरेस्टिंग कामों में भी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट तो पैदा हो ही जाता है। एनीवेज, आज मैं आपके साथ अपनी 3 दिन की क्लीनिंग रूटीन शेयर कर रही हूँ। बेसिक क्लीनिंग मेरी हाउस हेल्पर्स करती हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे एरियाज़ और चीज़ें हैं जिन्हें मैं खुद क्लीन करती हूँ। मेरे पास कितना टाइम है उसके अकॉर्डिंगली ही मैं डिसाइड करती हूँ कि मुझे क्या क्लीन करना है, ताकि कोई भी काम मेरे टाइम और एनर्जी को अननेसेसरली इफेक्ट ना करे। उन चीज़ों का कोई मतलब नहीं जहाँ आप एक दिन में 2 या 3 घंटे क्लीनिंग कर लेते हैं और दूसरे दिन आपका 5 मिनट भी कुछ करने को दिल नहीं करता। चलिए देखते हैं कि संडे, मंडे और ट्यूसडे को क्या थी मेरी क्लीनिंग रूटीन। बहुत सारी और भी बातें करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं संडे से। तो संडे की क्लीनिंग प्लानिंग में था मेरा कॉफ़ी कॉर्नर प्लस सारे कारपेट्स और मैट्स क्लीन करना। तो अपने कॉफ़ी कॉर्नर की बात करूं तो कुछ फैंसी वैंसी नहीं, बहुत ही नॉर्मल और सिंपल सा एक कॉफ़ी और ग्रीन टी कॉर्नर है मेरा, जो मेरी सारी नीड्स को फुलफिल करता है। और इसकी डस्टिंग की बात करूं तो 1-2 दिन के बाद इसकी डस्टिंग हो जाती है, लेकिन हफ्ता 10 दिन में एक बार मैं इसकी डीप क्लीनिंग ज़रूर कर लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी कॉफ़ी के स्टेन्स भी यहाँ वहाँ गिर जाते हैं। तो एक बार सारा सामान हटा के कॉफ़ी मशीन प्लस सारे कंटेनर्स वगैरह मैं अच्छे से वाइप कर देती हूँ। आप लोग अक्सर कॉफ़ी या ग्रीन टी के बारे में मुझसे पूछा करते हैं कि कितनी बार मैं ग्रीन टी लेती हूँ और कितनी बार मैं कॉफ़ी पीती हूँ। तो कॉफ़ी की बात करूँ तो ज़्यादा नहीं, सुबह 1 कप मैं ज़रूर पीती हूँ। अगर मुझे नीड लगे दिन के किसी टाइम, जैसे मैं बहुत टायर्ड फील करूँ, तब मैं लेती हूँ। अदरवाइज मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि मेरी ग्रीन टी ही कम से कम 3 से 4 बार हो जाती है। ग्रीन टी पीने की आदत आपको एक बार लग जाए ना, तो आप देखेंगे कि आपकी एनर्जी लेवल्स कितने हाई रहते हैं, आपका डाइजेशन कितना इंप्रूव हो जाता है। कोई भी किसी अच्छे ब्रांड का ले लीजिए जिसमें आपकी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल होती हो। मैंने तो बहुत ग्रीन टी पी है, मैंने बहुत अलग अलग ब्रांड्स ट्राई किए हैं और सच में मेरी ये आदत जो है वो बढ़ती जा रही है। मेरा ये कॉर्नर इतना ज़्यादा बढ़िया है, इसमें आपको हर चीज़ मिल जाएगी। मतलब कोई भी अनजान पर्सन आकर भी यहाँ पे अपने लिए ग्रीन टी या कॉफ़ी बना सकता है। ये वाला जो मेरा कॉफ़ी कॉर्नर है, ये मेरे घर के फर्स्ट फ्लोर पे है। फर्स्ट फ्लोर पे ही मेरा रूम है। बार बार मुझे नीचे जाना पड़ता था, इसीलिए मेरे को ये आइडिया आया कि मुझे कॉफ़ी कॉर्नर अपने लिए फर्स्ट फ्लोर पे ही बना लेना चाहिए। धीरे धीरे इसे और भी अच्छा और भी थोड़ा फैंसी बनाने की कोशिश मैं करती रहूँगी। अभी तो बस इसे बनाने के लिए मैंने एक पुरानी सी टीवी ट्रॉली का इस्तेमाल किया है, जिसकी सफाई भी बड़े आराम से खैर हो जाती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। कॉफ़ी और टी की चीज़ों के अलावा मैं अपनी वेइंग मशीन भी यहीं पे रख देती हूँ। खैर, आपसे अगर पूछूं मैं कि इस कॉर्नर में मैं और क्या ऐड या क्या चीज़ जो है मैं निकाल के इसे और भी खूबसूरत बना सकती हूँ, और क्या इस ट्रॉली को डिस्कार्ड किए बिना इस कॉर्नर को खूबसूरत बनाना पॉसिबल है? इफ़ येस, देन गिव मी योर सजेशंस। और मुझे और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा कि अगर आपके सजेशंस जो हैं वो बजट फ्रेंडली भी हों। अपनी सजेशंस के साथ आप इंस्टाग्राम पे मुझे कुछ पिक्चर्स भी भेज सकते हैं। इस कॉफ़ी कॉर्नर में मैंने अभी तक कोई सिटिंग अरेंजमेंट्स नहीं किए, क्योंकि मैं अपनी कॉफ़ी या ग्रीन टी अपनी बालकनी या अपने रूम में बैठकर पीना ही पसंद करती हूँ। बस एक कारपेट इसकी लुक को थोड़ा सा इन्हांस करने के लिए मैंने ज़रूर यहाँ पे लगा रखा है। लेकिन अगर आप कारपेट्स के शौकीन हैं तो वैक्यूम क्लीनर भी आपके पास ज़रूर होना चाहिए। और जब तक ये आपके पास नहीं है तब तक आपको इसकी इम्पोर्टेंस का भी पता नहीं चल सकता। और एक बार किसी अच्छे वैक्यूम क्लीनर में आपने इन्वेस्ट कर दिया तो इसके बिना क्लीनिंग आपको सेटिस्फेक्शन भी नहीं देगी। मुझे वैक्यूम क्लीनर यूज़ करते हुए आपने बहुत बार देखा है और ब्रांड नेम भी पूछा है, और मैंने आपको बहुत बार बताया भी है, और आपका रिप्लाई भी मैंने रीड किया है कि ये तो बहुत कॉस्टली है। तो आज मैं आपको इसी ब्रांड को टक्कर देने वाले वैक्यूम क्लीनर से इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ, और प्राइस का ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। तो ये है अगारो का सुप्रीम कॉर्डलेस स्टिक वैक्यूम क्लीनर। ये 2-in-1 वैक्यूम क्लीनर है, जिसे हैंड हेल्ड या स्टिक के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। और तो और ये बैगलेस ड्राई वैक्यूम क्लीनर है। अदरवाइज जो भारी भरकम वैक्यूम क्लीनर होते हैं उनके बैग्स भी हमें बार बार चेंज करने पड़ते हैं। इसकी मोटर की बात करूँ तो 400 वॉट ब्रशलेस मोटर है। 3 एडजस्टेबल सक्शन मोड्स आपको मिलेंगे, यानी कि लो, मीडियम और हाई। 0.5 लीटर डस्ट को ये एक साथ होल्ड करके रख सकता है। डस्ट टब के भर जाने पे बहुत ही इजीली आप किसी डस्टबिन में इसको खाली भी कर सकते हैं। चार्जर साथ में है, जिससे कि आप इजीली कहीं पे भी इसे चार्ज कर सकते हैं। और फुल चार्ज हो जाने पे आपको तीनों लाइट्स शो हो जाएंगी।
अटैचमेंट्स की बात करूं तो एक एक्सटेंशन ट्यूब आपको इसके साथ मिलती है, जिसके साथ अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली आप अटैचमेंट्स अटैच कर सकते हैं। मैट्रेस ब्रश के साथ आप अपने कारपेट्स, मैट्स, मैट्रेसेस बहुत ही इजीली क्लीन कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको ये मोटराइज्ड मल्टी फ्लोर रोलर ब्रश मिलता है, जिसके साथ एलईडी लाइट भी है, जो पहले वैक्यूम क्लीनर में नहीं थी। तो अंधेरे में भी फ्लोर पे गिरी हर चीज़ को आप इजीली क्लीन कर सकते हैं। और ये हेड काफ़ी फ्लेक्सिबल है, यानी कि 270 डिग्री तक ये रोटेट हो सकता है। और ये है क्रेविस टूल, बहुत ही स्मॉल और थिन एरिया की डस्ट को वैक्यूम करने के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और यह है 2-in-1 मल्टीपर्पज़ टूल ब्रश, डेलिकेट एरियाज़ की क्लीनिंग के लिए। जितना आसान इससे डस्ट को वैक्यूम करना है, उतना ही आसान इसकी खुद की क्लीनिंग करना भी है। इनके रोलर्स को निकाल के आराम से आप इनकी क्लीनिंग कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत ईजी है इनकी इंटरनल अटैचमेंट्स को भी क्लीन करना। इनको तो खैर आप वॉश भी कर सकते हैं, लेकिन मेक श्योर कि फिल्टर को आप बार बार गीला ना करें। और आधे से भी काफ़ी कम प्राइस में ऑलमोस्ट सेम फीचर्स के साथ ऐसा प्रोडक्ट आपको कहाँ मिलेगा। तो अगर आप कोई अच्छा वैक्यूम क्लीनर लेने की सोच रहे हैं तो अगारो सुप्रीम कॉर्डलेस स्टिक वैक्यूम क्लीनर वर्क और प्राइस दोनों में बेस्ट है। मेरी तरह एफर्टलेसली आप भी अपना घर साफ रख सकते हैं। तो ऑर्डर करना चाहें तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एनीवेज, जिन कारपेट्स को वैक्यूम करना था उन्हें वैक्यूम कर दिया। एवरी वीक तो नहीं, बट हाँ कभी कभी कुछ कारपेट्स को या मैट्स को वैक्यूम करने के साथ साथ वॉश करने की ज़रूरत भी पड़ती है। तो वैक्यूम करने के बाद एक लोड मैंने मैट्स को वॉश करने के लिए लगा दिया। ड्राइंग डाइनिंग बिल्कुल साथ साथ है, तो ड्राइंग रूम की क्लीनिंग तो मैंने कर दी। डाइनिंग एरिया में 1-2 प्लेसेस ऐसी हैं जिन पे थोड़ा सामान ज़्यादा होता है, तो उसको क्लीन करने के लिए हेल्पर को मैं कभी कभार कहती हूँ, मोस्टली मैं खुद ही क्लीन कर लेती हूँ। और वैसे भी इन चीज़ों को क्लीन करने में 5 मिनट भी नहीं लगते हैं। कहने का तरीका अलग अलग होता है, लेकिन कई बार बात का मतलब सेम ही होता है। अगर मैं एस्ट्रोलॉजी की बात करूं तो उसमें कहते हैं कि अगर आपका घर डस्टी है या मेसी है तो आपके घर में बरकत नहीं होती। लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं, जिस भाषा में मैं बात करती हूं पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी के अराउंड, तो आप खुद ही फील कर लेना। अगर आपके घर में काफ़ी मेस फैला है तो आप बहुत ही नेगेटिव फील करेंगे। और अगर आपने उस एरिया को क्लीन कर दिया तो उसी एरिया की वजह से जिसे देखकर आपको इरिटेशन हो रही थी, वही आपको अच्छी वाइब्स देने लगेगा। डेली क्लीनिंग करने के बाद कुछ कैंडल्स या डिफ्यूज़र वगैरह ऑन करना ट्राई कीजिएगा। सच में आपकी बॉडी और माइंड को रिफ़्रेश करती हैं ये चीज़ें। अगर आप किसी टाइम थोड़ा स्ट्रेस्ड फील करें तो भी आप डिफ्यूज़र ऑन कर दीजिए। ये आपके नर्वस सिस्टम को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। आप काफ़ी रिलैक्स्ड और काम फील करेंगे। और वैसे भी ये चीज़ें घर की हवा में एक पीसफुल सा अरोमा स्प्रेड कर देती हैं। संडे को तो खैर मैंने ड्राइंग डाइनिंग को क्लीन किया, लेकिन मंडे को मैंने अपने रूम को टारगेट बनाया। एक्चुअली मुझे अपने बेडरूम में अपने बेड की बैक सपोर्ट को क्लीन करना था, जो कि लेदर से बनी हुई है। डस्टिंग वगैरह रेगुलरली इसकी होती रहती है, कोई स्टेन वगैरह भी इसके ऊपर नहीं थे, लेकिन उसका कलर थोड़ा चेंज हो गया था, मतलब पहले से थोड़ा डल हो गया था। और इसे क्लीन करने के लिए मैंने एक सोल्यूशन बनाया, जिसके लिए टूथपेस्ट लिया और उसके बाद डाला उसमें डिश सोप। 1/4 कप हम लेंगे इसमें वाइट विनेगर और आधा कप पानी। बस इनको अच्छे से मिला लेना है एक स्प्रे बॉटल में डाल के, उसके बाद स्प्रे कर देना है। एक मैंने यहाँ पे लिया है बाथिंग स्क्रबर, जो आपका वेस्ट हो गया हो वो उसका आप यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि बहुत हार्ड ब्रिसल वाले ब्रश का यूज़ मत कीजिएगा, लेदर है, फटने के चांसेस रहते हैं या फिर उसकी शाइन भी चली जाती है। अच्छे से स्क्रब कर दीजिए, उसके बाद साफ़ कपड़े के साथ इसे साफ़ कर लीजिए। पता नहीं आप कैमरे में अच्छे से देख पा रहे हैं या नहीं, लेकिन काफ़ी डिफरेंस मुझे नज़र आ रहा था। अगर कहीं बहुत ज़्यादा गंदी होती बैग तो काफ़ी डिफरेंस नज़र आता। जैसे कि मैंने हाफ साइड पे अभी क्लीन किया है, तो हाफ साइड आपको काफ़ी शाइनिंग और वाइट नज़र आ रही है, दूसरी साइड थोड़ी डल नज़र आ रही है। जिस दिन मुझे घर के बाहर जाकर कोई काम नहीं करना होता, उस दिन मैं 1 घंटे का टाइमर लगा के कोई एक एरिया पकड़ के उसकी डीप क्लीनिंग कर देती हूँ। लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं होता कि डेली आपको 1 घंटा ही क्लीनिंग करनी है। डिपेंड करता है कि आपके उस दिन एनर्जी लेवल्स क्या हैं या आपके पास टाइम कितना है। कई बार होता क्या है कि आपके पास टाइम तो अच्छा खासा होता है, लेकिन आपकी एनर्जी थोड़ी लो होती है, रीज़न चाहे कुछ भी हो। अगर आपके पास 1 घंटे का टाइम नहीं है तो आधे घंटे का टाइमर लगाइए, चाहे तो 15 मिनट का लगाइए। कई बार होता यूँ है कि मेरे पास सिर्फ 5 या 10 मिनट होते हैं, तो 5 या 10 मिनट का ही टाइमर लगा के मैं फास्ट क्लीनिंग मोड अपना ऑन कर लेती हूँ।
मैं टाइमर की बात बार बार क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि टाइमर से बेटर कोई मोटिवेशन हो ही नहीं सकती। अगर आपको यकीन नहीं आता ना, तो अब 15 मिनट बिना टाइमर लगा के कोई एक काम कीजिए और फिर उसी काम को आप टाइमर लगा के कीजिए। डिफरेंस आपको खुद ब खुद नज़र आ जाएगा। अगर आप मुझसे पूछें कि क्या डिफरेंस होगा, तो डिफरेंस होगा आपकी स्पीड का। बहुत ही फास्टली आप काम करेंगे उन 15 मिनटों में जब आपने टाइमर सेट किया होगा। और ये फॉर्मूला आप हर उस काम के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिसे करने में आपको कुछ खास इंटरेस्ट नहीं आता। आप देखेंगे कि बिना टाइमर के जिस काम को आप 15 मिनट में करते थे, उसी काम को टाइमर के साथ आप 5 मिनट में ख़त्म कर लेंगे। ट्रस्ट मी। एक और जो चीज़ जिसे करने से आप अपने काम को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, वो है कि म्यूज़िक सुनिए या कोई ऑडियो बुक सुनिए। शायद पहले भी मैंने आपको काफ़ी बार बताया है कि मेरा तो यही फॉर्मूला रहता है, जब भी मुझे कोई काम बोरिंग लगता है तो मैं अपनी मनपसंद का कोई म्यूज़िक ऑन कर लेती हूँ। कहते हैं ना, काम ना करने के 100 बहाने और करने के लिए बस एक ही चाहिए होता है। और बहुत ही कॉमन से बहाने होते हैं जो हमारी मोटिवेशन को सेकंड्स में डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अगर मुझे पूरे रूम की डीप क्लीनिंग करनी होती तो कम से कम भी 3 से 3.5 घंटे लगते हैं, क्योंकि और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं एक रूम में क्लीन करने के लिए। लेकिन मैंने 1 घंटे का टाइमर लगाया था और उस 1 घंटे में अपने बेड की सपोर्ट प्लस अपना ड्रेसिंग एरिया प्लस अपना स्टडी एरिया यानी कि अपना वर्क टेबल। ड्रेसिंग एरिया में पूरा ड्रेसिंग एरिया नहीं, सिर्फ एक ड्रॉर, और वर्क प्लेस में सिर्फ टेबल टॉप। और ये सब करने के लिए मैंने 1 घंटे का टाइमर लगाया था, लेकिन मेरा काम 10 मिनट पहले ही कंप्लीट हो गया था। मेरे रूम की सबसे फेवरेट प्लेस है ये मेरा वर्क टेबल। इसे मैंने अपनी चॉइस के हिसाब से डेकोरेट किया है। ये DIY बास्केट जिसमें मैंने अपनी डायरीज और बुक्स वगैरह रखी हैं, वो भी मैंने आपके साथ शेयर की थी। एक वेस्ट से शू बॉक्स के साथ मैंने इसे बनाया था। बेडरूम में वर्क टेबल होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, उसके लिए अलग अलग ओपिनियंस हो सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से कौन सी चीज़ कहाँ पे होनी चाहिए उसके लिए कोई रूल बुक नहीं होती है। बस वो आपकी ज़रूरत पे डिपेंड करता है। अपने घर को, अपने रूम को कैसे डेकोरेट करना है वो इंडिविजुअल की चॉइस पे डिपेंड करता है। मेरी खुद की चॉइस बहुत सिंपल है। बहुत सारा छोटा छोटा डेकोरेटिव सामान अपने कमरे की दीवारों पे या फिर अपने कमरे के अंदर मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। मतलब मुझे थोड़ा कमरा सिंपल और खाली खाली अच्छा लगता है। हाँ, उसमें अगर 1-2 प्लांट्स में ऐड करना चाहूँ तो मैं ज़रूर करूँगी। ट्यूसडे को मॉर्निंग में मैंने कोई भी क्लीनिंग नहीं की। उस दिन मुझे कुछ होममेड स्नैक्स वगैरह बनाने थे, तो उसमें मेरा काफ़ी टाइम चला गया। और वैसे भी अगर मुझे किचन की कोई डीप क्लीनिंग करनी हो, कोई अप्लायंसेस क्लीन करने हो, तो मैं रात को ही प्रेफर करती हूँ, जब डिनर वगैरह सबका हो गया हो। मतलब मुझे कोई डिस्टर्ब करने वाला किचन में नहीं आना चाहिए। तो जब रात को सब लोग अपने अपने रूम्स में चले गए, तब मैंने क्लीनिंग स्टार्ट की। बस कुलदीप जी को मैंने थोड़ी देर के लिए अपने पास किचन में रखा, क्योंकि मुझे उनकी हेल्प चाहिए थी। आज मुझे किचन के सारे अप्लायंसेस क्लीन करने थे, मतलब उनकी आउटर बॉडी क्लीन करनी थी। चिमनी मैंने कुछ देर पहले ही अभी क्लीन की थी, आपके साथ शेयर भी किया था, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कितनी डस्ट और ग्रीस इस पे आ जाती है बहुत जल्दी। इसके अलावा OTG की बाहर की साइड मुझे सारी क्लीन करनी थी। आप देख सकते हैं इस पे कितनी ज़्यादा ग्रीस है। ये क्लीनर शायद मैंने आपके साथ शेयर भी किया था और आप लोगों ने ऑर्डर भी किया और मुझे कमेंट सेक्शन में आकर इसका थैंक यू भी कहा। ऑब्वियसली कहना ही पड़ेगा, क्योंकि ये क्लीनर है ही ऐसा।
जितनी मर्जी ग्रीस आपके किसी चीज़ पे या किचन के किसी एरिया में लगी हो, बड़ी ही इजीली आप इसे क्लीनिंग कर सकते हैं। मतलब कोई भी स्क्रबर यूज़ करने की, रब करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। जस्ट स्प्रे कीजिए, आधा मिनट छोड़ दीजिए, उसके बाद सीधा वाइप एंड क्लीन। एक्चुअली इंडियन कुकिंग में ऑयल इतना यूज़ होता है, मैं तो फिर भी इतना कम ऑयल यूज़ करती हूँ। उसके बावजूद चिमनी भी हमेशा ऑन रहती है, फिर भी किचन इतनी ग्रीसी हो जाती है। आप कुछ दिन तक क्लीन ना करो तो बस आपकी पूरी किचन ग्रीस से भर जाएगी। एक बार फिर से मैं इस क्लीनर का लिंक दे दूंगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिन्होंने ऑर्डर नहीं किया है। अगर करना चाहें तो आप कर सकते हैं, सच में आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। इलेक्ट्रिकल केटल को बाहर से तो आप साफ़ कर सकते हैं इजीली अपने किचन के DIY क्लीनर के साथ भी, लेकिन अंदर से अगर इसे साफ़ करना हो तो हाफ कप विनेगर और साथ में 1 कप इसमें पानी डाल के बॉईल कर लीजिए। काफ़ी हद तक वो अंदर से क्लीन हो जाती है। इसी तरह से इलेक्ट्रिकल प्रेशर कुकर है, उसका जो बोल है वो तो हम क्लीन करते रहते हैं क्योंकि हम उसमें खाना बनाते हैं, लिड भी क्लीन हो जाता है। लेकिन जो आउटर पार्ट है इसकी क्लीनिंग करनी पड़ती है स्टिक के साथ मुझे हमेशा। तो वही DIY क्लीनर मैंने इस पर डाला है। उसके बाद कपड़े के साथ एक स्टिक का यूज़ किया है। ये स्टिक हमेशा मेरे यहाँ पर रहती है किचन में, तो इसका इस्तेमाल मैं छोटी छोटी बारीक चीज़ों को क्लीन करने के लिए करती हूँ। किचन के मोस्टली जो अप्लायंसेज होते हैं वो ब्लैक कलर में होते हैं या स्टील में होते हैं, तो हल्का सा भी दाग उन पर बहुत ज़्यादा लगता है। तो इसीलिए टाइम टू टाइम इनकी क्लीनिंग करते रहना चाहिए, और मैं हमेशा करती भी रहती हूँ। लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि कहीं कहीं आपको काफ़ी स्टेन्स नज़र आएंगे। ये काम करते करते मुझे एक बात याद आई। थोड़े दिन पहले उदय ने मुझे पूछा कि मम्मा आपका मन नहीं करता कि आप हर काम से रिटायर्ड हो जाओ, आप बस चिल करो, रिलैक्स करो और कुछ ना करो, या फिर कौन सी उम्र में आप चाहते हो कि आप रिटायर हो जाओ? तो मैंने उसे जवाब दिया, किसी भी उम्र में नहीं। मैं चाहती हूँ कि मेरी बॉडी और मेरा माइंड हमेशा वर्किंग कंडीशन में रहे, और उसके लिए खुद को बिजी रखने से बेटर कोई वे नहीं होता। आपको कभी डिप्रेशन नहीं होता, मतलब कभी आप डिप्रेस नहीं होते, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे किसी भी एज में चले जाएं। आई थिंक आप मेरे कहने का मतलब ज़रूर समझ गए होंगे। मैं चाहती हूँ कि मुझे काम इसलिए करना है कि अपनी बॉडी और माइंड से हमेशा इंडिपेंडेंट रहूँ। आपको मेरा यकीन नहीं है तो आप खुद से देखिए, अपने अराउंड देखिए, जितने लोगों को आप जानते हैं, अगर वो बुजुर्ग हैं, आप देखेंगे कि अगर उनके पास कुछ ना कुछ करने को है तो उनकी हेल्थ बिल्कुल बढ़िया रहेगी, वो चलते फिरते रहेंगे, बिल्कुल ठीक से आपसे बात करते रहेंगे। लेकिन जो लोग फ्री हैं, जिनके पास करने के लिए कुछ नहीं है, वो बहुत जल्दी बेड पकड़ लेंगे और उनको कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज ज़रूर हो जाएंगे। हो सकता है कि काम आप किसी और की ज़रूरत पूरी करने के लिए भी कर रहे हों, लेकिन उससे भी ज़्यादा काम करना आपके खुद के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। घर किसी का छोटा होगा तो किसी का बड़ा, लेकिन हमारे घर में कभी ऐसा दिन नहीं आएगा जब हम ये कहेंगे कि आज हमारे पास घर की साफ़ सफाई करने के लिए कोई एरिया या कोई चीज़ नहीं है। वो आपके पास हमेशा रहेगा। हाँ, मोटिवेशन आपकी कभी जाती तो कभी आती रहेगी। किसी भी काम को करने के लिए किसी और को देखकर मोटिवेट हो जाना, मैं बता दूं कि टेम्पररी होता है। सेल्फ मोटिवेशन आपकी परमानेंट रहती है, तो उसे जगाइए और अपनी लाइफ के कुछ रूल्स और कुछ आदतें बनाइए। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।